जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7, ठीक है ना, कक्षा 7 व्याकरण वसुधा, व्याकरण का पाठ 5, पाठ 6 और पाठ 7, ये 3 पाठ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपनी अपनी बुक निकालें 7th क्लास के बच्चे, क्योंकि यहाँ तक ही आपको एग्ज़ाम में आना है। आपका पेपर है 21 तारीख को, आपका पेपर 21 तारीख को है। फर्स्ट पेपर है आपका हिंदी का। यस, तो आपको इसलिए मैं 3 चैप्टर एक साथ भेज रहा हूँ। तो 5th चैप्टर इस प्रकार है, इसमें शब्द रचना समास दिया हुआ है। समास के बारे में संक्षिप्त रूप में बताएंगे हमारे चैप्टर को। तो ये है, समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। शब्दों को संक्षिप्त करने का प्रक्रिया समास कहलाती है। उदाहरण, गगन को चूमने वाली गगनचुंबी, ये उदाहरण है। 4 राहों का समाहार यानी चौराहा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। समास विग्रह, सब जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो वो विग्रह कहलाते हैं। उदाहरण, माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है ना। अब समस्त पद समास बनाने में 2 से अधिक पद होते हैं। प्रथम पद में पूर्व पद कहते हैं तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। ये दोनों के मेल से नए शब्द बनते हैं, उन्हें समास पद कहते हैं। ये सामासिक शब्द भी कहलाते हैं, जैसे राजा रानी में राजा पूर्वत तथा रानी उत्तर पद, ठीक है ना। अब समास के भेद, समास के भेद इसमें 1 2 3 4 5 6 बताए गए हैं। क्या? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समाज का समाज के बारे में था। इसमें की उदाहरण बहुत हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब पाठ नंबर 6 देखें, ठीक है ना। शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 6 पार्ट है। तो इसमें उपसर्ग के बारे में बताया गया है। देखो, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, नए शब्द निर्माण के लिए मूल शब्द के प्रारंभ तथा अंत में कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ये शब्दांश उपसर्ग तथा प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। अपमान, अपमान, ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। अब उपसर्ग, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। उपधन सर्ग बराबर उपसर्ग, अर्थात पास सर्ग अर्थात रचना। अभिप्राय यह है कि शब्द के पास रहकर शब्द का निर्माण करना। उपसर्गों की प्रमुख विशेषता, उपसर्गों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे उपसर्ग और मूल शब्द, उपकार, नया शब्द उपकार, उप हो गया उपसर्ग और कार हो गया मूल शब्द, और नया शब्द बन गया उपकार, ठीक है ना। इसका अर्थ हो जाएगा एहसान। तो ये आप बुक में देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। उपसर्गों का वर्गीकरण, उपसर्गों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? देखो, संस्कृत में उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। तो ये जो है, ये आपको अपनी बुक में देखें, ये समझ में आया ना, बुक से पूरा समझ में आ जाएगा। इतना हम पढ़ के नहीं बताएंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। ये बहुत सारा दिया है। अब प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी धातु या वस्तु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता एवं विशेषता लाते हैं। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। मूल शब्द है भूल और प्रत्यय अक्कड़ माने भुलक्कड़, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, इसके भी 3 बताए गए हैं, 2 बताए गए हैं प्रत्यय के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इनको आपको सबको बुक में एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट 6 हो गया। अब पार्ट 7 देखें। पार्ट 7 है शब्द भंडार, वोकैबुलरी। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से ज़्यादा आएगा आपका। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार से पता चलती है। यदि शब्द भंडार हो तो अभिव्यक्ति के 4 चांद लग जाते हैं। शब्द भंडार के कारण मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए अनेक शब्द के अनेक प्रकार के शब्दों की जानकारी आवश्यक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। तो ये जितने बताए गए हैं 6, ये पूरे इसमें दिए हुए हैं। समझ में आया ना? हम एक एक को नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना सारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप तो इस चैप्टर को पढ़ लें और मैं जो लिख के दूंगा उसको आप लिखें, उसमें से ही पढ़ें और उसी में से आप याद करें और उसको लिखें। ठीक है ना? तो इसमें पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ पर्यायवाची जानते हो, जैसे हो गया पर्यायवाची आपका अंबर। तो अंबर का पर्यायवाची आकाश, नभ, गगन। पहाड़ का गिरि, पर्वत, शैल। ठीक है ना? पर्यायवाची जैसे मैंने दे दिए कि इसके 2 पर्यायवाची लिखो, इस शब्द के 2 पर्यायवाची लिखो, इस शब्द के 3 पर्यायवाची लिखो, तो आपको लिखना पड़ेंगे। जैसे बादल का है जलद, मेघ, नीरद। संसार का है जगत, लोक, विश्व, जग, दुनिया। ठीक है ना? तो इस टाइप से। अब विलोम शब्द तो जानते हो, उल्टा शब्द उसका। तो जैसे राग का द्वेष, महंगा का सस्ता, ये सब। अब अनेकार्थी शब्द देखो, एक शब्द के अनेक शब्द, जैसे अनंत, तो अनंत ईश्वर, विष्णु, आकाश। ठीक है ना? दंड, सजा, दंड, एक, व्यायाम। स्वर, आवाज, वर्णमाला के अक्षर, आ आदि। ठीक है ना? इनको जब पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमने कहाँ पढ़ाया। मैं इसलिए मैं एक एक दो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब अनेकार्थी शब्द हैं। देखो, अनेक शब्द, एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे एक वाक्य टाइप का होता है, उसके लिए सिर्फ एक निचोड़ करके एक शब्द बनाया गया है। जो कभी न मरे, अमर। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिस स्त्री की आंखें मृगनयनी जैसी हो, मृगनयनी। ठीक है ना? मृग जैसी हो, मृगनयनी। जिसकी स्थिति दया से, दया के योग्य हो। जिसमें संदेह ना हो, गुप्त रहकर जानकारी करने वाला। ठीक है ना? तो ये सब आपको देख लेना है। फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आकार, आकृति, आकार, आना, यानी 2 के अलग अलग। फिर एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, वो ये अस्त्र, शस्त्र, हथियार, ये सब देख लेना, ये मगर आएंगे नहीं। ठीक है ना? तो मैंने आपको आज 5, 6 और 7 इतना आपका कोर्स हमने फिनिश कर दिया। अब इनके हम कल क्वेश्चन आंसर डालेंगे, तो आप सबको लिखना है और याद करना है। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक।